हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर के एक विषय क्रॉप इंप्रूवमेंट फर्स्ट खरीफ क्रॉप एजी 502 का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, आज की इस वीडियो में आप लोगों को 12 से 15 क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। और यदि आप लोगों ने पूरा वीडियो देख लिया तो आप लोगों का 25 नंबर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो से, सिर्फ एक वीडियो से आप लोगों का 25 नंबर जो है वह क्लियर हो जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोग वीडियो को पूरा देखेगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और आप लोग लाइक नहीं करते, थोड़ा सा लाइक कर देंगे तो मेरा भी हौसला बना रहेगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जनन द्रव्य बैंक क्या है। ठीक है, जर्मप्लाज बैंक क्या है। जो भी क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है, उसी क्वेश्चन को मैंने लिया है। ठीक है, तो जनन द्रव्य क्या है या जनन द्रव्य बैंक क्या है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं जर्मप्लाज्म। तो किसी फसल स्पेसीज या उसके जंगली संबंधियों में उपस्थित संपूर्ण आनुवांशिक द्रव्य के पूरे समूह को उस स्पेसीज का जनन द्रव्य कहते हैं। ठीक है, ठीक है, क्या बोला, जनन द्रव्य। जनन द्रव्य तो इसका मतलब क्या है, कोई फसल हो गया, उसका जो भी स्पीसीज है और उसका जो भी जंगली संबंधी है। ठीक है, कोई फसल है, पहले वह जंगली था, उसके बाद उसको हम लोग को खाने योग्य, कृषि योग्य उसको बनाया गया है। तो वही बोला है कि कोई भी फसल है, उसका स्पीसीज है, उसके जंगली संबंधी में उपस्थित जो भी संपूर्ण आनुवांशिक द्रव्य है, उसके पूरे समूह के स्पीसीज को उस स्पीसीज का जनन द्रव्य कहते हैं। ठीक है, तो यही होता है जनन द्रव्य बैंक। किसी फसल स्पेसीज एवं उसके जंगली संबंधियों में उपस्थित संपूर्ण आनुवांशिक द्रव्य के पूरे समूह को उस स्पेसीज का जनन द्रव्य कहते हैं। ठीक है, जीन बैंक। तो जीन बैंक एक प्रकार का भंडार होता है जो आनुवांशिक सामग्री को संरक्षित करता है। जर्मप्लाज्म भी इसी को बोला जाता है। ठीक है, तो जीन बैंक एक प्रकार का भंडार होता है जो आनुवांशिक सामग्री को संरक्षित रखता है, मतलब सुरक्षित रखता है। यह बीज, पौधे, ऊतक, संवर्धन आदि का संग्रह करता है। यह इन सभी को स्टोर करके रखता है ताकि आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं वह भी इन सभी चीजों का उपभोग कर सके, वह भी इन सब चीजों को खा सके। जैसे चावल है, तो क्या पता चावल कुछ दिन बाद रहे या ना रहे, इसलिए उसका जर्मप्लाज्म, उसको जीन बैंक में रखा गया है ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ियां होंगी वह भी भोजन का उपभोग कर सके, भोजन को खा सके। इसके लिए जीन बैंक बनाया गया, इसके लिए जर्मप्लाज्म बैंक बनाया गया। ठीक है, तो जीन बैंक एक प्रकार का भंडार होता है जो आनुवांशिक सामग्री को संरक्षित रखता है। यह बीज, पौधे, ऊतक, संवर्धन आदि का संग्रह करता है। अगला देखते हैं, संकरोज। तो संकरोज क्या होता है, जब दो भिन्न भिन्न जातियों का संकरण कराने से अधिक ओजपूर्ण संकर उत्पन्न होता है तो उसे संकर ओज कहते हैं। अब आप लोग इसको पहले समझ लीजिए संकरोज क्या होता है। जैसे मान लीजिए यह क्या है, यह गेहूं की हम लोग बात करेंगे इसमें। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर गेहूं को लेंगे। गेहूं है, ठीक है, गेहूं की एक वैरायटी मैं मान लेता हूं ए और एक वैरायटी मान लेता हूं बी। इस ए का उपज है एक हेक्टेयर क्षेत्र में, यह 20 कुंटल उपज दे रहा है। ठीक है, ए जो है एक हेक्टेयर क्षेत्र में 20 कुंटल उपज दे रहा है और बी जो है एक हेक्टेयर क्षेत्र में 25 कुंटल का उपज दे रहा है, 25 कुंटल का उत्पादन दे रहा है। इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में क्रॉस करा देंगे। इन दोनों का क्रॉस कराने के बाद जो हमारी F1 पीढ़ी आएगी, ठीक है, हाइब्रिड वैरायटी आएगी, उसका जो उत्पादन होगा, उसका जब हम लोग उत्पादन नापेंगे, मेजर करेंगे, तो हम लोग को पता चलेगा कि इसका उत्पादन जो है वह 35 कुंटल पर हेक्टेयर है। ठीक है, ए का था 20 कुंटल पर हेक्टेयर, बी का था 25 कुंटल पर हेक्टेयर। लेकिन जब इन दोनों का क्रॉस करा दिया तो यह जो हमारी नई वैरायटी बनकर आई है, या फोन बन के आया है, नया जनरेशन आया है, या हमारी जो हाइब्रिड वैरायटी आई है, उसका उत्पादन जो है इन दोनों से ज्यादा है। तो उसी प्रोसेस को बोला जाता है हेट्रोसिस। हेट्रोसिस मतलब क्या होता है, जब दो भिन्न भिन्न जातियों का आपस में संकरण कराया जाता है, आपस में क्रॉस कराया जाता है, तो F1 पीढ़ी का लक्षण उसके पेरेंट से उत्कृष्ट होता है, तो उसी लक्षण को बोला जाता है हेट्रोसिस। क्योंकि देखिए इसका उत्पादन 20 कुंटल पर हेक्टेयर था, इसका 25 कुंटल पर हेक्टेयर था, लेकिन इन दोनों का क्रॉस कराया तो इसका 35 कुंटल पर हेक्टेयर हो गया। मतलब यह इससे भी ज्यादा हो गया, इससे भी ज्यादा हो गया, तो यह क्या हो गया, हेट्रोसिस हो गया। और ऐसा नहीं कि दोनों से ज्यादा होना चाहिए, किसी भी एक से ज्यादा हो सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल और देखिए। मान लीजिए ए का उत्पादन है 20 कुंटल पर हेक्टेयर और बी का उत्पादन है 30 कुंटल पर हेक्टेयर। ठीक है, इन दोनों का आपस में जब हमने क्रॉस कराया तो यहाँ पर हमारा जो F1 बन के आया, इसका उत्पादन है 25 कुंटल पर हेक्टेयर, तो इससे भी हेट्रोसिस कहेंगे। मतलब जब F1, जब किसी दो जातियों का क्रॉस कराया जाता है, ठीक है, जब दो भिन्न भिन्न जातियों का आपस में क्रॉस कराया जाता है, तो F1 का लक्षण दोनों पेरेंट्स में से किसी एक से उत्कृष्ट हो सकता है या दोनों से उत्कृष्ट हो सकता है, सुपीरियर हो सकता है। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है हेट्रोसिस। ठीक है, समझ में आ गया होगा हेट्रोसिस क्या है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं।
तो जब दो भिन्न भिन्न जातियों का संकरण कराने से अधिक ओजपूर्ण संकर, अधिक ओजपूर्ण संकर का मतलब क्या है, अधिक सुपीरियर हाइब्रिड उत्पन्न होती है तो उसे संकर ओज कहते हैं। ठीक है, जब F1 अपने जनक से ज्यादा उत्कृष्ट होता है तो उसे हेटेरोसिस कहते हैं। सामान्य भाषा में आप लोग समझिएगा, जब F1 अपने जनक से ज्यादा उत्कृष्ट होता है तो उसे हेटेरोसिस कहते हैं। तो हेटेरोसिस समझ में आ गया होगा। और कहीं से किसी सब्जेक्ट में आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहां से मैसेज करके अपना सॉल्यूशन ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो, जब दो भिन्न भिन्न जातियों का संकरण कराने से अधिक ओजपूर्ण संकर उत्पन्न होती है, या जब दो भिन्न भिन्न जातियों का आपस में संकरण कराया जाता है तो प्राप्त होने वाली वैरायटी अपने पेरेंट से ज्यादा उत्कृष्ट होती है, किसी एक पेरेंट से ज्यादा उत्कृष्ट होती है तो उसको बोला जाता है संकर ओज या हेटेरोसिस। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नरबंध्यता क्या है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछता है। देखिए थर्ड सेमेस्टर के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था और आपके फिफ्थ सेमेस्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग का सब्जेक्ट भले से एक क्रॉप इंप्रूवमेंट फर्स्ट एजी खरीफ क्रॉप, लेकिन इसमें सब कुछ प्लांट ब्रीडिंग का ही आप लोगों को पढ़ना है, क्योंकि क्रॉप इंप्रूवमेंट कैसे होगा, ब्रीडिंग के माध्यम से ही होगा। ठीक है, इसके लिए हमें इसमें ब्रीडिंग ही पढ़ना है। तो मेल स्टेरिलिटी क्या होता है, नरबंध्यता को अंग्रेजी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं मेल स्टेरिलिटी। क्या बोलते हैं, मेल स्टेरिलिटी। तो क्वेश्चन है मेल स्टेरिलिटी क्या है, कोशिका द्रव्य आनुवांशिक नरबंध्यता को बताइए। तो मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ कि ये जो मेल स्टेरिलिटी होता है ये 3 प्रकार का होता है। ठीक है, कितने प्रकार का होता है, यह 3 प्रकार का होता है। पहला होता है जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, दूसरा होता है साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, और तीसरा होता है साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। तो इसमें पूछा है साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी के बारे में, लेकिन हम लोग तीनों के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी क्या होता है। ठीक है, तो जब किसी पौधे के परागकण निर्जीव व निष्क्रिय होते हैं तथा मादा युग्मक सजीव एवं सक्रिय होते हैं तो इसे नरबंध्यता कहता है। ठीक है, कोई पौधा है, ठीक है, कोई पौधा है, उसका परागकण जो है वह निर्जीव हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा, लेकिन उसका जो मादा युग्मक है वह सजीव सक्रिय रहेगा, तो उसी प्रोसेस को बोला जाता है नरबंध्यता। कोई पूछे मेल स्टेरिलिटी क्या होता है तो आप लोग क्या बताएंगे, किसी भी पौधे का परागकण यदि निर्जीव या निष्क्रिय है लेकिन उसका मादा युग्मक सजीव एवं सक्रिय है तो ऐसे पौधे को या इस प्रोसेस को नरबंध्यता बोला जाता है। ठीक है, यह 3 प्रकार का होता है। पहला होता है जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, दूसरा होता है साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, तीसरा होता है साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। तो सबसे पहले हम लोग तीसरा देखेंगे जो कि हमारे क्वेश्चन ने पूछा था, उसके बाद दोनों देखेंगे। तो साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी क्या होता है, जब केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य दोनों के द्वारा नरबंध्यता का नियंत्रण होता है। ठीक है, जब केंद्रक न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों के द्वारा मेल स्टेरिलिटी का कंट्रोल होता है तो उसे साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी कहते हैं। ठीक है, उसको कोशिका द्रव्य आनुवांशिक नरबंध्यता कहते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए मैंने उसमें बताया नरबंध्यता क्या होता है, जब किसी पौधे के परागकण निर्जीव में निष्क्रिय होते हैं तथा मादा युग्मक सजीव में सक्रिय होते हैं तो उसे मेल स्टेरिलिटी कहते हैं। कोशिका द्रव्य आनुवांशिक नरबंध्यता क्या होता है, जब केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों के द्वारा नरबंध्यता का नियंत्रण होता है तो उसे कोशिका द्रव्य आनुवांशिक नरबंध्यता कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा है साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। ठीक है, मतलब आनुवांशिक नरबंध्यता। यह क्या होता है, जब कोशिका द्रव्य के द्वारा नरबंध्यता का नियंत्रण होता है। ठीक है, कोशिका द्रव्य आनुवांशिक में क्या होता था, कोशिका द्रव्य और न्यूक्लियर दोनों के द्वारा नरबंध्यता का नियंत्रण होता है, लेकिन कोशिका द्रव्य नरबंध्यता में क्या होता है, सिर्फ कोशिका द्रव्य के द्वारा नरबंध्यता का नियंत्रण होता है, मेल स्टेरिलिटी का कंट्रोल होता है। अगला है जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, जब केंद्रक में उपस्थित अप्रभावी जीन, जब केंद्रक में उपस्थित अप्रभावी जीन के द्वारा नरबंध्यता का नियंत्रण होता है तो उसको बोला जाता है जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। तो तीनों एक बार फिर से देख लीजिएगा। जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी वो होता है जब केवल केंद्रक में उपस्थित अप्रभावी जीन के द्वारा नरबंध्यता का नियंत्रण होता है। साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी वह होता है जब कोशिका द्रव्य के द्वारा नरबंध्यता का नियंत्रण होता है। और अगला था साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, जिसको शॉर्ट नेम बोला जाता है CGMS, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। ठीक है, कोशिका द्रव्य आनुवांशिक नरबंध्यता, जब केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों के द्वारा नरबंध्यता का नियंत्रण होता है तो उसे साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यह भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है, लॉन्ग में नहीं पूछता है, शॉर्ट में पूछता है। ठीक है, 1 नंबर में पूछ देता है और 5 नंबर में पूछ देता है। तो द्वितीयक जीन पूल क्या है। ठीक है, द्वितीयक जीन पूल क्या है, तो जीन पूल क्या होता है सबसे पहले यह जानना जरूरी है। तो जीन पूल एक निश्चित समय में विशेष प्रजाति की आबादी में विभिन्न जीनों का समूह। ठीक है, जीन पूल क्या है, पूल जानते होंगे आप लोग, स्विमिंग पूल जानते हैं,
वैसा ये एक जीन पूल होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक ही समय में विशेष प्रजाति की आबादी में विभिन्न जीनों का समूह संग्रह होता है। संग्रह मतलब स्टोर होता है, समूह होता है। ठीक है, क्या होता है, एक निश्चित समय में किसी एक विशेष प्रजाति की आबादी में विभिन्न जीनों का संग्रह क्या कहलाता है, जीन पूल कहलाता है। एक बार फिर सुनिएगा, जीन पूल एक निश्चित समय में विशेष प्रजाति की आबादी में विभिन्न जीनों का संग्रह है। यह भी 3 प्रकार का होता है। ठीक है, प्राथमिक जीन पूल, द्वितीयक जीन पूल और तृतीयक जीन पूल। तो सबसे पहले द्वितीयक जीन पूल जान लेते हैं। तो इस जीन पूल में वे प्रजातियां शामिल होती हैं जो समान नहीं होती, लेकिन एक विशेष प्राथमिक जीन पूल से अधिक निकटता से संबंधित होती हैं। अब पहले प्राथमिक और द्वितीयक तृतीयक दोनों तीनों देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ है गूगल से। तो प्राथमिक जीन पूल, पहला है प्राथमिक जीन पूल। तो इस पूल के सदस्य एक ही प्रजाति के हैं और स्वतंत्र रूप से परस्पर संबंध बना सकते हैं। इस जीन पूल की खासियत यह है कि इसमें क्रॉसिंग आसान है, अच्छे गुणसूत्र युग्मन के साथ उपजाऊ संकर का उत्पादन होता है और सामान्य जीन की अलगाव के कारण आसान जीन स्थानांतरण होता है। ठीक है, तो यह प्राथमिक जीन जो होता है, यह क्या होता है, यह एक ही प्रजाति के होते हैं और स्वतंत्र रूप से परस्पर संबंध बना भी सकते हैं। इस जीन पूल की खासियत यह होती है कि यह इसमें क्रॉसिंग जो होता है बहुत आसान होता है, अच्छे गुणसूत्र युग्मन के साथ उपजाऊ संकर का उत्पादन होता है। मतलब ऐसे संकर का उत्पादन होता है जो उपजाऊ हो और सामान्य जीन अलगाव के कारण आसान जीन स्थानांतरण भी होता है। अब देखते हैं द्वितीयक जीन पूल क्या होता है। तो इस जीन पूल में वे प्रजातियां शामिल होती हैं जो समान होती हैं, लेकिन एक विशेष प्राथमिक जीन पूल से अधिक निकटता से संबंधित होती हैं। क्रॉसिंग से संकर पैदा हो सकते हैं। ठीक है, इसमें क्रॉसिंग से संकर तो पैदा हो सकते हैं, लेकिन वे बाज भी हो सकते हैं। लेकिन उसमें क्या था, उसमें क्रॉसिंग से जो भी संकर पैदा होगा वह बाज नहीं होगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो भी क्रॉसिंग से संकर पैदा होगा वह उसका उत्पादन होगा, उपजाऊ होगा वह। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, जो भी क्रॉसिंग से संकर पैदा होगा वह बाज हो सकता है, यानी कम प्रजनन क्षमता वाला हो सकता है और गुणसूत्र युग्मन और जीन पृथक्करण भी खराब हो सकता है। फिर भी यह अभी भी किसी प्रकार के संकर का उत्पादन करने की महत्वपूर्ण क्षमता प्रदान करता है। अगला है तृतीयक जीन पूल। ठीक है, तो इस पूल में विचारों के अनुसार जीन पूल से पूरी तरह से अलग प्रजाति शामिल होती है। ठीक है, इस पूल में जीन पूल से पूरी तरह से अलग प्रजाति शामिल होती है और क्रॉसिंग द्वारा किसी संकर के उत्पादन की संभावना बहुत या लगभग शून्य होता है। यह कहा जाता है कि यह जीन पूल का उथला अंत है। ठीक है, तो देखिए एग्जाम में द्वितीयक जीन पूल पूछता है और जीन पूल पूछता है, और कभी कभी प्राथमिक जीन पूल पूछता है, तृतीयक जीन पूल नहीं पूछता है। तो आप लोगों को तृतीयक जीन पूल नहीं ध्यान देना है, प्राथमिक जीन पूल, द्वितीयक जीन पूल और जीन पूल याद रखिएगा। जीन पूल एक निश्चित समय में विशेष प्रजाति की आबादी में विभिन्न जीनों का संग्रह होता है। चलिए देखते हैं आगे। अगला है डोमेस्टिकेशन, ग्रामीण क्या है। ठीक है, तो डोमेस्टिकेशन क्या होता है, किसी पादप जाति को उसके जंगली वातावरण से निकालकर ग्रामीण वातावरण में मानव की देखरेख में उगाने की प्रक्रिया को एक डोमेस्टिकेशन बोला जाता है। अब इसका मतलब क्या है, डोमेस्टिकेशन मतलब क्या है समझिएगा आप लोग। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक गेहूं है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं गेहूं ही लूंगा इस वीडियो में। ठीक, एक गेहूं है, गेहूं का पौधा है। यह क्या होता है, जंगल में इसको पहले देखिए जो भी फसलें हैं, जैसे चावल हो गया, गेहूं हो, कोई भी फसल हो, वह सब पहले जंगली प्रजाति थी। ठीक है, ये सब पहले क्या थी, जंगली प्रजाति थी। उनको ब्रीडिंग के माध्यम से कृषि योग्य बनाया गया, कल्चरेबल योग्य बनाया गया। ठीक है, तो गेहूं की प्रजाति है जंगली प्रजाति। ठीक है, इसको लाकर जैसे इसको देखा गया पहले, ठीक है, कि यह जो है खाने योग्य है, इसका आटा बनता है। मतलब उस टाइम तो यह नहीं पता था, लेकिन जैसे बाद में जैसे जैसे परिवर्तन हो गया वैसे वैसे पता चलता गया। तो यहाँ जंगल से लाकर इसको, ठीक है, इसको जंगल से लाएं। जब यहाँ पर इसको खाया गया तो अच्छा लगा, इसको क्या किया गया, घर पे ला गया। यहाँ से कुछ पौधे को घर पे लाया गया, कुछ बीजों को घर पे लाया गया और यहाँ पर मनुष्य की देख रेख में उगाया गया। उसको उचित टाइम में पानी दिया जा रहा है, खाद दिया जा रहा है, सब कुछ दिया जा रहा है, मतलब मनुष्य की देख रेख में उगाया जा रहा है। तो यहाँ जंगल से लाकर यहाँ पर उगाने का जो प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस को डोमेस्टिकेशन बोला जाता है। ठीक है, मतलब कि किसी पादप जाति को उसकी जंगली वातावरण से, मतलब ये हमारा गेहूं है, इसकी जाति को कोई भी जाति, वैसे मान लीजिए कल्याण सोना गेहूं की एक जाति होती है। ठीक है, इस जाति को या इस वैरायटी को जंगल से लाकर क्या किया जाएगा, ग्रामीण वातावरण में, गांव के वातावरण में मनुष्य की देख रेख में उगाया जाएगा। तो उसी प्रक्रिया को डोमेस्टिकेशन बोला जाता है। ठीक है, जैसे कुत्ता है। ठीक है, मान लीजिए कुत्ता है, वह कुत्ते हैं गांव में नहीं पाए जाते, जंगल में पाले जाते हैं। ठीक है, जंगल में पाले जाते थे, तो जंगल से लाकर उसको क्या करेंगे कि अपने घर पे लाकर इसको पालेंगे, अपनी देख रेख में रखेंगे। तो इसी प्रोसेस को बुलाता है डोमेस्टिकेशन। तो ऐसा पादप में होता है, किसी पादप जाति को उसके जंगली वातावरण से निकालकर ग्रामीण वातावरण में मानव की देख रेख में उगाने की प्रक्रिया को ही डोमेस्टिकेशन बोला जाता है, ग्रामीण बोला जाता है।
अगला एक्लीमेटाइजेशन, अनुकूलन क्या होता है, ठीक है। तो जब पूरा स्थापित किस्मों को कई बार पीढ़ियों तक बार बार नए वातावरण में उगाया जाता है तो उसमें निष्पादन में वृद्धि होती है और इस प्रक्रिया का अनुकूलन कहते हैं। अब बात आती है कि पूरा स्थापन क्या होता है। देखिए यहाँ पर लिखा गया जब पूरा स्थापित किस्म, तो पूरा स्थापित किस्म क्या होता है, पहले इसको समझ लीजिए यहीं पे, इसको लास्ट में बताऊंगा मैं, यहाँ पर थोड़ा सा जान लीजिए पूरा स्थापित किस्म क्या होता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए गेहूं की एक वैरायटी है, ठीक है, जैसे गेहूं की एक वैरायटी है, मान लीजिए कल्याण सोना का, कल्याण सोना है, ठीक है, यह मुंबई में पहले उगाई जा रही है, ठीक है। एग्जाम्पल लीजिएगा कि पहले यह क्या उगाई जाती थी, मुंबई में, या इसको उत्तर प्रदेश में नहीं उगाया जाता था। उत्तर प्रदेश में जो गेहूं की वैरायटी थी उसका उत्पादन बहुत कम था, तो हम लोग क्या करेंगे, मुंबई से इसको लाएंगे, मध्य प्रदेश से इसको लाकर क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश में, इसको यहाँ से मध्य प्रदेश से लाकर उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश से लाएंगे और कहाँ पर उगाएंगे, उत्तर प्रदेश में। इसको जब हम उगाएंगे तो यहाँ से मध्य प्रदेश से लाकर उत्तर प्रदेश में उगाने की जो प्रक्रिया होती है इसको पूरा स्थापन बोला जाता है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, पूरा स्थापन बोला जाता है। तो पूरा स्थापन समझ गए क्या होता है। तो पूरा स्थापन क्या होता है, इसका थोड़ा सा परिभाषा आप लोगों को बता देता हूँ। जब किसी पादप किस्म को किसी भौगोलिक क्षेत्र से लाकर किसी नए भौगोलिक क्षेत्र में पहली बार उगाया जाता है तो इस प्रोसेस को बोला जाता है पूरा स्थापन, ठीक है। तो यही जब दूसरे क्षेत्र से लाकर किसी दूसरे क्षेत्र में पहली बार इसको उगाया जाता है तो उसको पूरा स्थापन बोला जाता है। तो यही जो पूरा स्थापित किस्म होता है इसको कई बार कई पीढ़ियों तक अलग अलग नए वातावरण में उगाया जाता है। जब नए नए वातावरण में इसको उगाया जाएगा तो यह जो फसल होगा या जो वैरायटी होगी यहाँ के वातावरण के अनुकूल हो जाएगी, तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है अनुकूलन। यहाँ पर क्या होगा, बार बार उगाया जाएगा तो इसके निष्पादन में वृद्धि होगी, मतलब अनुकूलन में वृद्धि होगी, इसी प्रक्रिया को अनुकूलन बोला जाता है, ठीक है। तो जब पूरा स्थापित किस्मों को कई बार पीढ़ियों तक बार बार नए वातावरण में उगाया जाता है तो उससे उसके निष्पादन में वृद्धि हो जाती है, इसी प्रक्रिया को अनुकूलन बोला जाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं यह वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोग के एग्जाम में, खास करके सुहेलदेव यूनिवर्सिटी के एग्जाम में बार बार फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन पूछ देता है 1 नंबर में, तो इसीलिए मैं फुल फॉर्म वाला जो भी क्वेश्चन है लेकर आया हूँ और इसकी अगली वीडियो में भी कुछ फुल फॉर्म वाले मैं प्रश्न दूंगा, ठीक है। तो पहला इसमें है CIMMYT का पूरा नाम बताइए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और हो सकता है कि यह आए एग्जाम में, ठीक है। इसका 90% चांस है एग्जाम में आने का फुल फॉर्म में, ठीक है, CIMMYT। तो इसका पूरा नाम क्या होता है CIMMYT का। तो यहाँ पर देखिए C से मतलब क्रॉप, आई से मतलब, ऐसे आप मत समझिएगा क्योंकि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जमाना बदल गया है, ठीक है। तो CIMMYT इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट इंप्रूवमेंट सेंटर। CIMMYT का पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेशनल मेज व्हीट इंप्रूवमेंट सेंटर, ठीक है, इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट इंप्रूवमेंट सेंटर। याद रखिएगा CIMMYT का पूरा नाम इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट इंप्रूवमेंट सेंटर। 1 नंबर में दे दिया तो आप लोग बोलिएगा कि इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट इंप्रूवमेंट सेंटर, जो कि मैक्सिको में स्थित है। कहां पर है, मैक्सिको में है। CIMMYT कहां है, मैक्सिको में है। अगला है IRRI, इसको तो आप लोग जानते होंगे। तो IRRI का पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। यदि आपसे पूछ दिया कि यह कहां पर स्थित है तो आप लोग बताएंगे कि यह फिलीपींस में स्थित है, ठीक है। तो IRRI का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि फिलीपींस में स्थित है। अगला है NIPGR, NIPGR देखिए यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। NIPGR तो इसका पूरा नाम होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च। NIPGR का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च। इसको NIPGR से आप लोग समझ सकते हैं। N का मतलब नेशनल, I का मतलब इंस्टीट्यूट, P का मतलब प्लांट, G का मतलब जीनोम, R का मतलब रिसर्च। तो NIPGR का पूरा नाम क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च। बार बार बोल रहा हूं क्योंकि अभी याद हो जाए आप लोगों को, ठीक है। अगला इक्रिसेट, इसको तो मैं कई बार बता चुका हूं, ICRISAT। इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, ठीक है, इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, ठीक है। इसको भी आप लोग फुल फॉर्म से देख सकते हैं। I का मतलब होता है इंटरनेशनल, C का मतलब होता है क्रॉप्स, R का मतलब होता है रिसर्च, I का मतलब होता है इंस्टीट्यूट, S का मतलब होता है सेमी, A का मतलब होता है एरिड, T का मतलब होता है ट्रॉपिक्स। तो इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च फॉर इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, ICRISAT का पूरा नाम, इसको इक्रिसेट बोला जाता है शॉर्ट नेम में। अगला CIP,
CIP का पूरा नाम बताइए। तो CIP का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर। ठीक है, CIP का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर। CIP का पूरा नाम इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर। तो मैंने आप लोगों को कितना बताया? 5 मैंने बताया है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। जिसमें पहला बताया CIMMYT, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह क्रॉप इंप्रूवमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट इंप्रूवमेंट सेंटर, जो कि मैक्सिको में स्थित है। उसके बाद IRRI, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि फिलीपींस में स्थित है। NIPGR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च। उसके बाद इक्रिसेट, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी ट्रॉपिक्स। CIP, इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है मल्टी लाइन वैरायटी क्या होता है। ठीक है, क्या है मल्टी लाइन वैरायटी? क्या है तो हम लोग जानेंगे मल्टी लाइन वैरायटी क्या है और मल्टी लाइन क्या है। मल्टी लाइन अलग चीज होता है, मल्टी लाइन वैरायटी अलग चीज है, यह दोनों ध्यान दीजिएगा। मल्टी लाइन और मल्टी लाइन वैरायटी में अंतर है। ठीक है, तो मल्टी लाइन क्या होता है? मल्टी लाइन मतलब कई सारे लाइन होंगे, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा मल्टी लाइन। ठीक है, तो मैं आप लोगों को मल्टी लाइन क्या होता है थोड़ा सा समझा देता हूँ। ठीक है, मल्टी लाइन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक पौधा है, ठीक है, गेहूं का, इसके 3 अलग अलग जीन है। ठीक है, इसके 3 अलग अलग जीन है। मान लेता हूं एक पौधा A है, B है और C है। गेहूं का ही एक पौधे की बात हो रही है। ठीक है, इसका जीन अलग है, इसका जीन मैं मान लेता हूं X, इसका जीन मान लेता हूं Y और इसका जीन मान लेता हूं Z। ठीक है, यह जो A है यह क्या है? यह रस्ट के प्रति रेसिस्टेंस रखता है, मतलब इसमें इस जीन की वजह से इसमें रस्ट डिजीज जो है वह नहीं लग पाता है। यह जो Y जीन है, इस जीन की वजह से इसमें स्मट रोग नहीं लग पाता है। ठीक है, और यह Z जीन जो है, इस वजह से इसमें लीफ स्पॉट डिजीज नहीं लग पाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है मल्टी वैरायटी का, मल्टी लाइन का? आप लोग समझिएगा, एक से अधिक ऐसे वंशक्रम जो लक्षण प्रारूप में एक समान हो। इन सभी के लक्षण क्या होंगे? एक समान होंगे। जीन प्रारूप में भी समान हो, परंतु उसमें से प्रत्येक में किसी महत्वपूर्ण रोग की रोधिता के लिए एक भिन्न जीन उपस्थित हो। ठीक है, परंतु इनमें से प्रत्येक में, देखिए प्रत्येक में, X में रस्ट डिजीज के प्रति रेसिस्टेंस है, Y में स्मट के प्रति और Z में लीफ स्पॉट के प्रति। ठीक है, तो यह क्या बोला है कि उनमें से प्रत्येक में किसी महत्वपूर्ण रोग की रोधिता के लिए एक भिन्न जीन उपस्थित हो, तो उसी को मल्टी लाइन कहते हैं। मल्टी लाइन आप लोग समझ गए होंगे क्या होता है? तो एक से अधिक ऐसे वंशक्रम जो लक्षण प्रारूप में एक समान हो, जीन प्रारूप में भी समान हो, परंतु उसमें से प्रत्येक में किसी महत्वपूर्ण रोग की रोधिता के लिए एक निम्न जीन उपस्थित हो, उसी को मल्टी लाइन कहते हैं। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? मल्टी लाइन कहते हैं। इसका मतलब क्या आप लोग समझ रहे हैं? मतलब इसका कहने की है कि एक से अधिक ऐसा वंशक्रम, मल्टी लाइन का मतलब होता है एक से अधिक ऐसा वंशक्रम जो लक्षण प्रारूप में समान हो। ये सब लक्षण में समान होंगे। ठीक है, लक्षण प्रारूप में समान होंगे, जीन प्रारूप में भी समान होंगे, लेकिन इनमें से प्रत्येक का एक अलग अलग ऐसा क्वालिटी रहेगा, ऐसी इनकी विशेषता रहेगी कि यह किसी एक रोग के प्रति क्या रहेंगे? प्रतिरोधी रहेंगे। जैसा मैंने बताया यक्स जो जीन है इसकी वजह से इसमें स्मट रोग नहीं लग पाता है। वाई जो जीन है इसकी वजह से इसमें स्मट डिजीज नहीं लग पाता है, और जेड की वजह से लीफ स्पॉट डिजीज नहीं लग पाता है। तो यह क्या है? इनमें एक एक ऐसी विशेषता है कि इसकी वजह से इनमें यह रोग नहीं लग रहा है, तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है मल्टी लाइन। अब बात आती है मल्टी लाइन वैरायटी क्या होता है। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया, A, B और C 3 वह पौधे हैं जिनकी जीन यक्स है, बी का वाई है और सी का जेड है। इन सभी जीनों से जो भी पौधे प्राप्त होंगे, जो भी बीज प्राप्त होगा, ठीक है, इन जीनों से जो भी बीज प्राप्त होगा, इन सभी बीजों को आपस में मिला देंगे। ठीक, इन तीनों को आपस में मिला देंगे। इन तीनों को जब आपस में मिलाएंगे, इन तीनों को आपस में मिलाने पर हमें जो वैरायटी प्राप्त होगी, इसी को मल्टी लाइन वैरायटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मल्टी लाइन वैरायटी बोला जाता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मल्टी लाइन वैरायटी। और गेहूं में मल्टी लाइन वैरायटी पूछता है, गेहूं के मल्टी लाइन वैरायटी के बारे में पूछता है। तो गेहूं की 3 से 4 मल्टी लाइन वैरायटी है, जिसमें मैं 3 आप लोग बताऊंगा। जिसमें एक गेहूं की मल्टी लाइन वैरायटी है MLKS, MLKS 11 इसका पूरा नाम है। ठीक है, तो पहले बताइए आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मल्टी लाइन क्या होता है और मल्टी लाइन वैरायटी क्या होता है। मल्टी लाइन होता है एक से अधिक ऐसे वंशक्रम जो लक्षण प्रारूप में समान हो, जीन प्रारूप में भी समान हो, परंतु उसमें से प्रत्येक में किसी एक रोग की रोधिता के लिए भिन्न जीन उपस्थित हो। मल्टी लाइन वैरायटी क्या होता है? एक से अधिक बहुवंश क्रम के बीजों को एक साथ मिश्रित करने पर बने किस्म को बहुवंश क्रम किस्म कहते हैं। ठीक है, चलिए पहले देख लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद आगे आप लोग को और विस्तार से बताया जाएगा।
तो मल्टी लाइन वैरायटी क्या है, तो मैं इसके बारे में छोटा सा बताना है, लेकिन मैं पूरा विस्तार से बता दे रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पौधे की ऐसी जनसंख्या जो कृषिगत लक्षणों में समान हो परंतु रोग रोधी जीन्स में विषम युग्मजी हो बहुक्रम किस्म कहलाती है। इस डेफिनेशन से आपको नहीं समझ में आया होगा क्योंकि थोड़ा सा टफ है जो मैंने सीरीज से लिया है। ठीक है, अगला देखते हैं मल्टी लाइन क्या होता है, पहले जान लेते हैं। ठीक है, तो एक से अधिक ऐसे वंशक्रम जो लक्षण प्रारूप में समान हो, जीन प्रारूप में भी समान हो, परंतु उसमें से प्रत्येक में किसी महत्वपूर्ण रोग की रोधिता के प्रति के लिए एक भिन्न जीन उपस्थित हो तो उसी को मल्टी लाइन कहते हैं। ठीक है, इनमें से जो प्रत्येक है उनमें से किसी भी प्रत्येक में एक ऐसा जीन पाया जाएगा जो किसी रोग के प्रति प्रतिरोधी होगा तो उसको बोला जाता है मल्टी लाइन। ठीक है, मल्टी लाइन का मतलब कई लाइन, 3 लाइन मान लीजिए मैंने 3 लाइन बना के आप लोगों को बताया था, तो ऐसे कई लाइन हो सकते हैं, तो उसी प्रोसेस को बोला जाता है मल्टी लाइन। ठीक है, मल्टी लाइन। अब देखते हैं मल्टी लाइन वैरायटी क्या होता है। तो एक से अधिक बहुवंश क्रम के बीजों को एक साथ मिश्रित करने पर बने किस्म को बहुवंश क्रम किस्म कहते हैं। जैसे गेहूं में मल्टी लाइन वैरायटी कौन कौन सी है, तो MLKS11, KML 7406, KSML 3। ठीक है, KSML 3, तो यह 3 वैरायटी जो है गेहूं की मल्टी लाइन वैरायटी थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसी में। तो स्वपरागित फसलों में लंबे समय तक रोग पर नियंत्रण रखने के लिए मल्टी लाइन मेथड का प्रथम बार प्रयोग जॉनसन ने 1952 में किया था। ठीक है, स्वपरागित फसलों में सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप जो है उसमें लंबे समय तक रोग पर नियंत्रण रखने के लिए, क्योंकि जो सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप था उसमें डिजीज लग जाता था, रोग लग जाता था, तो उस रोग को लंबे समय तक रोकने के लिए, बचने के लिए मल्टी लाइन मेथड का सबसे पहले प्रयोग जॉनसन ने 1952 में किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछता है, जॉनसन मल्टी लाइन का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था और कब किया था, तो किस लिए किया था। स्वपरागित फसलों में लंबे समय तक रोग पर नियंत्रण रखने के लिए मल्टी लाइन मेथड प्रथम बार जॉनसन ने 1952 में जई में प्रयोग किया था। उसके बाद बोरलॉग ने, NE बोरलॉग इनको बोला जाता है। ठीक है, NE बोरलॉग, नॉर्मन E बोरलॉग इनका पूरा नाम है। ठीक है, तो बोरलॉग ने सन 1958 में गेहूं में प्रयोग किया इसको। मल्टी लाइन को 1958 में गेहूं में प्रयोग किया गया, 1952 में सबसे पहले जॉनसन ने मल्टी लाइन का प्रयोग किया था। ठीक है, तो यह हो गया मल्टी लाइन क्यों बनाया गया, मल्टी लाइन क्या इसकी जरूरत पड़ी थी पहली बार। ठीक है, तो पहली बार जरूरत इसकी यही थी कि जो सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप था उसमें क्या होता था, उसमें डिजीज लग जाता था। उस डिजीज को बहुत दिन तक रोकने के लिए जॉनसन ने सन 1952 ईस्वी में मल्टी लाइन मेथड का प्रयोग किया था। उसके बाद बोरलॉग ने सन 1958 में गेहूं में इसका प्रयोग किया। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य जान लेते हैं। तो इसका उद्देश्य है 1977 में मार्शल ने इसका 3 उद्देश्य बताया था, जिसमें पहला था उपज बढ़ाना। ठीक है, दूसरा था स्थिरता बढ़ाना। स्थिरता, उपज बढ़ाने का मतलब क्या है, यदि मल्टी लाइन वैरायटी का हम लोग प्रयोग करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे उसमें उपज में भी लाभ मिलेगा, उसमें रोग भी नहीं लगेगा, कीट भी नहीं लगेगा, उससे उपज और बढ़ेगा। ठीक, स्थिरता बढ़ाना मतलब कि जो हमारी वैरायटी है वह कुछ दिन तक रुके, ऐसा नहीं कि बुआई करते उसमें डिजीज लग जाए, स्थिरता को बढ़ाना। अगला है कीट तथा रोग जनकों से फसलों को होने वाली हानि को कम करना। कीट तथा रोगों से होने वाली जो फसलों की हानि, उससे हानि को कम करना। कैसे हानि को कम करेगा, मैंने बताया था कि एक रस्ट डिजीज के प्रति रेजिस्टेंस, एक स्मट के प्रति, एक लिप स्पॉट के प्रति। जब इन सभी के बीजों को आपस में मिला देंगे तो कोई रस्ट को नहीं आने देगा, कोई लिप स्पॉट को नहीं आने देगा, कोई स्मट डिजीज को नहीं आने देगा। इससे क्या होगा, इससे फसलों में रोग और कीट नहीं लगेंगे। तो उम्मीद करते हैं मल्टी लाइन वैरायटी भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है क्रॉप इंप्रूवमेंट में फसल उन्नयन में पादप प्रजनन का क्या उद्देश्य है। ठीक है, क्रॉप इंप्रूवमेंट जो है इसमें पादप प्रजनन, प्लांट ब्रीडिंग का क्या उद्देश्य, क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, उसको देखना है। तो मैं आप लोगों को हर क्रॉप का अलग अलग मैं बता दिया हूं कि सभी क्रॉप में कुछ चीजें ऐसे जो कॉमन रहेंगी, और हमको यहाँ पर किसी क्रॉप के बारे में नहीं पूछ रहा, सिर्फ प्लांट ब्रीडिंग के बारे में पूछ रहा है कि जो प्लांट ब्रीडिंग है, पादप प्रजनन है, उसका क्रॉप इंप्रूवमेंट में क्या उद्देश्य, किस उद्देश्य से इसका यूज किया जाता है क्रॉप इंप्रूवमेंट में, तो उसको हम लोग को देखना है। तो चलिए देखते हैं। तो पादप प्रजनन का मुख्य उद्देश्य पौधों में अस्थायी आनुवंशिक परिवर्तन लाना। ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग जो इसका सबसे मुख्य उद्देश्य यही है कि पौधों में अस्थायी और आनुवंशिक परिवर्तन लाए जो बाद में परिवर्तित न हो। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है, इसमें पहला है उच्च उपज। क्या है, अधिक उपज। तो पादप प्रजनन का पहला उद्देश्य यही है क्रॉप इंप्रूवमेंट में कि हमें अधिक उपज प्राप्त हो, किसी भी क्रॉप से हमें अधिक उपज प्राप्त हो, जिससे अनाज हो गया, फाइबर हो गया, तेल हो गया, आदि जो भी क्रॉप हो, रेशे वाली फसलें हो गई, सभी से हमें क्या हो, अधिक क्रॉप प्राप्त हो, अधिक हमें उपज प्राप्त हो, क्या हो, अधिक उपज प्राप्त हो। सबसे पहला उद्देश्य यही है इसका कि हमें अधिक उपज प्राप्त हो, इसके लिए हम लोग पादप प्रजनन का यूज करते हैं किसमें, क्रॉप इंप्रूवमेंट में। अगला है इंप्रूव वैरायटी। ठीक है, इंप्रूव क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी को इंप्रूव करें। इंप्रूव क्वालिटी मतलब क्वालिटी को बढ़ाएं। ठीक है,
फसलों की गुणवत्ता को उच्च बनाना होगा, क्योंकि उत्पादन अधिक होकर भी गुणवत्ता अच्छी नहीं रहेगी तो पैसा कम मिलेगा, इसलिए उपज के साथ साथ क्वालिटी को भी इम्प्रूव करना होगा। ठीक है, मतलब कहना क्या है कि जो भी हम फसल को उत्पादन करेंगे, हमें उसमें उत्पादन तो अधिक लेना है, लेकिन उत्पादन के साथ साथ उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। मान लीजिए आपकी कोई गेहूं की पहले वैरायटी थी, 1 हेक्टेयर में 20 क्विंटल उपज देती थी, लेकिन आपने क्या किया, पादप प्रजनन के द्वारा उसका 30 क्विंटल उपज कर दिया, लेकिन जो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। कोई बीज का आकार बड़ा है, कोई आकार छोटा है, कोई बीज देखने में गंदा दिख रहा है। ठीक है, और उसके बाद उसमें जो प्रोटीन की मात्रा है वह कम है, उसमें फैट की मात्रा कम है। ठीक है, तो यह क्या होगा, इसलिए इसका जो क्वालिटी होगा अच्छा नहीं होगा, तो उसका दाम भी अच्छा नहीं मिलेगा, उसका मूल्य भी अच्छा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्वालिटी के साथ यील्ड के साथ साथ क्वालिटी भी इंप्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो फसलों की गुणवत्ता को उच्च बनाना होगा, क्योंकि उत्पादन अधिक होकर भी गुणवत्ता अच्छी नहीं रहेगी तो उसका पैसा कम मिलेगा, इसलिए उपज के साथ साथ क्वालिटी को भी इंप्रूवमेंट करना होगा। ठीक है, अगला है रेजिस्टेंस फॉर अबायोटिक फैक्टर। ठीक है, रेजिस्टेंस फॉर अबायोटिक फैक्टर मतलब इसका कहने का यह मतलब है कि ऐसी किस्मों को विकसित करना जो अब नॉर्मल वातावरण बोला जाता है इसको, अब नॉर्मल क्लाइमेट कंडीशन बोला जाता है इसको, या असामान्य वातावरण बोला जाता है। तो ऐसी किस्में विकसित करना जो असामान्य वातावरण में भी कम प्रभावित हो, जैसे मान लीजिए कभी अधिक पानी बारिश हो गया तो उसके प्रति भी अनुकूल हो, कभी पानी की कमी होगी उसके प्रति भी अनुकूल हो, अम्लीय मिट्टी उसके प्रति अनुकूल हो, क्षारीय मिट्टी के प्रति अनुकूल हो, सूखे के प्रति अनुकूल हो। ठीक है, तो हमें ऐसी वैरायटी पादप प्रजनन के द्वारा हम लोग क्रॉप इंप्रूवमेंट में ऐसी वैरायटी को यूज करेंगे, ऐसी वैरायटी को इंप्रूव करेंगे जो क्या हो, जो अबायोटिक फैक्टर के प्रति क्या हो, रेजिस्टेंस हो, प्रतिरोधी हो। ठीक है, ऐसे जगहों पर भी इसको उगाया जा सके, हम लोग पादप प्रजनन के द्वारा क्रॉप इंप्रूवमेंट में ऐसी वैरायटी को इंप्रूव करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, हमें ऐसी पादप प्रजनन के द्वारा हम ऐसी वैरायटी को इंप्रूव करेंगे जो सभी तरह से उत्पादकों और उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। ठीक है, अगला देखते हैं डिजीज एंड पेस्ट रेजिस्टेंस, कीट और रोगों के प्रति प्रतिरोधी। ठीक है, तो हम पादप प्रजनन के द्वारा क्रॉप इंप्रूवमेंट में ऐसी वैरायटी को यूज करेंगे जिसमें कीट भी न लग पाए, रोग न लग पाए, जो कीटों के प्रति प्रतिरोधी हो, रोगों के प्रति प्रतिरोधी हो। ठीक है, जिससे हमारे फसलों में कीट न लगे, रोग न लगे, हम लोग ऐसे वैरायटी के क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो डिजीज एंड पेस्ट रेजिस्टेंस, ऐसे किस्मों को विकसित करना जो रोगों और कीटों के प्रति प्रतिरोधी होता है। अगला पॉइंट है जल्दी पकने वाली किस्मों का विकास करना। ठीक है, ऐसी किस्मों का विकसित करना, पादप प्रजनन के द्वारा हम लोग क्रॉप इंप्रूवमेंट में ऐसी फसलों का यूज करेंगे, ऐसी वैरायटी तैयार करेंगे जो जल्दी पकने वाली हो, जल्दी पकेगी तो एक साल में हम ज्यादा से ज्यादा फसल को ले सकेंगे। ठीक है, अगला है वैरायटी फॉर ऑल सीजन। ठीक है, तो ऐसी फसलों को विकसित करेंगे जो सभी मौसमों में उगाई जा सकती हो, क्या की जा सकती हो, सभी मौसमों में उगाई जा सकती हो। हम लोग ऐसे फसलों को यूज करेंगे, जैसे मक्का है, मक्का तीनों फसल में उगाई जा सकती है, खरीफ रबी जायद तीनों में। उसी प्रकार हम लोग ऐसी वैरायटी का यूज करेंगे, ऐसी वैरायटी को तैयार करेंगे प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा जो सभी मौसमों में उगाई जा सकती हो। अगला है सिंक्रोनस ग्रोथ। ठीक है, मतलब एक साथ पकने वाली फसलों की किस्मों को विकसित करना। ठीक है, हम लोग ऐसी फसल की किस्में विकसित करेंगे जो एक साथ पकने वाली हो। ठीक है, जैसे मूंग में एक ऐसी जाति को निकालना जो कि एक साथ पकती हो। ठीक है, मूंग में एक ऐसी जाति को निकालना जो कि अन्य फसलों के साथ एक साथ पकती हो, जिससे एक साथ संपूर्ण फसल की कटाई की जा सकती हो। तो यह था पादप प्रजनन का उद्देश्य। क्या मैंने बताया, पहला उपज अधिक उपज, तो हमें पादप प्रजनन के द्वारा अधिक उपज प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, इसलिए हम लोग पादप प्रजनन का यूज करते हैं किसमें, क्रॉप इंप्रूवमेंट में। क्वालिटी को बढ़ाने के लिए प्लांट ब्रीडिंग का यूज करते हैं। रेजिस्टेंस फॉर अबायोटिक फैक्टर, अबायोटिक फैक्टर को के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लांट ब्रीडिंग का यूज करते हैं। ठीक है, डिजीज के लिए यूज करते हैं, डिजीज रेजिस्टेंस, पेस्ट रेजिस्टेंस के लिए, वैरायटी ऑल सीजन में वैरायटी के लिए यूज करते हैं, और एक साथ पकने वाली किस्मों के लिए हम लोग क्या करते हैं, पादप प्रजनन का यूज करते हैं किसमें, क्रॉप इंप्रूवमेंट में। तो उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है भारतीय गन्ने का नोबलीकरण के बारे में बताइए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आप लोगों को जरूर से जरूर याद रखना है, बहुत ही आसान है, कुछ इसमें ज्यादा ध्यान नहीं देना है, आप लोगों को सिर्फ इतना जानना है भारतीय गन्ने का नोबलीकरण क्या होता है। तो भारतीय गन्ने को सैकरम बारबेरी, जो भारतीय गन्ना है या उत्तर भारतीय गन्ना सैकरम बारबेरी का जब क्रॉस उष्णकटिबंधीय गन्ना सैकरम आपी संयोजन से कराया गया, तो उससे जो प्राप्त वैरायटी है या इसी प्रोसेस को भारतीय गन्ने का नोबलीकरण बोला जाता है। इतना आप लोग सिर्फ याद रखिएगा, उसके बाद आप लोग आगे कहानी की तरह लिख सकते हैं कि हमारा जो उत्तर भारतीय गन्ना था यह बहुत कठोर था, बहुत अधिक कम उत्पादन वाला था,
और उष्णकटिबंधीय गन्ना जो था वह बहुत अधिक कोमल था, अधिक उपज वाला था। चलिए आगे देखते हैं, अभी आप लोग समझ में आ जाएगा, ऐसे टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो भारतीय गन्ने का नोबलीकरण पादप प्रजनन की बहुत ही महान उपलब्धि है, और यह पादप प्रजनन की बहुत ही महान उपलब्धि माना जाता है इसको। तो गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर पर भारतीय गन्ने सैकरम बारबेरी का क्रॉस उष्णकटिबंधीय गन्ने सैकरम ऑफिसिनेरम से कराकर भारतीय गन्ने में सुधार किया गया, ठीक है। सैकरम बारबेरी यह एक भारतीय गन्ना था, क्या है, भारतीय गन्ना है, जिसका क्रॉस किससे कराया गया, उष्णकटिबंधीय गन्ना सैकरम ऑफिसिनेरम से कराया गया, ठीक है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, हम यही सैकरम ऑफिसिनेरम लाकर उत्तर भारत में क्यों नहीं लगा सकते थे, तो इसकी भी एक वजह है। जब हम यहाँ से सैकरम ऑफिसिनेरम को लाकर उत्तर भारत में लगाएं तो यह जो गन्ना था हमारे उत्तर भारत में अपना जो क्षमता था वह नहीं दिखा पाया। इसके लिए क्या किया गया कि इस गन्ने के लक्षण को सैकरम बारबेरी में भेजने के लिए इन दोनों में आपस में क्रॉस करा दिया गया। क्रॉस कराया गया तो इसका लक्षण भी इसमें चला गया, और यह यहाँ के क्लाइमेट के प्रति अनुकूल था, जिसकी वजह से इसका क्रॉस कराया गया, और इसी क्रॉस को बोला जाता है गन्ने का नोबलीकरण या नोबलाइजेशन ऑफ शुगर केन। तो चलिए देख लेते हैं। तो भारतीय गन्ने सैकरम बारबेरी का क्रॉस उष्णकटिबंधीय गन्ने सैकरम ऑफिसिनेरम से कराकर भारतीय गन्ने में सुधार किया गया। इसी प्रोसेस को बोलता है भारतीय गन्ने का नोबलीकरण। चलिए देखते हैं क्यों किया गया। तो भारतीय गन्ना बहुत अधिक कठोर था। भारतीय गन्ना जो था वह बहुत ही अधिक कठोर था, बहुत कम उपज वाला होता था, क्योंकि इसमें जो शुगर की मात्रा है वह बहुत कम थी, सुक्रोज की मात्रा बहुत कम थी, बहुत अधिक रेशे वाला था, बहुत कठोर था, कम रस वाला होता था। जबकि इसी के विपरीत उष्णकटिबंधीय गन्ना बहुत अधिक कोमल, कोमल का मतलब मुलायम, नरम, अधिक उपज, अधिक रस व कम रेशे वाला होता था, जिसका तना मोटा व छिलका मुलायम होता है, ठीक है। फिर से सुनिएगा, भारतीय गन्ना जो होता है वह बहुत अधिक कठोर था, परंतु बहुत कठोर था, बहुत कम उपज वाला था और बहुत कम रस वाला था। लेकिन उष्णकटिबंधीय गन्ना बहुत अधिक उपज वाला, बहुत अधिक कोमल और अधिक रस वाला, कम रेशे वाला होता था, जिसका तना मोटा और छिलका मुलायम था, ठीक है। जिसका तना क्या होता है, मोटा और छिलका मुलायम था। परंतु उष्णकटिबंधीय गन्ना जो है उत्तर भारतीय जलवायु में कम उपज देता है। उष्णकटिबंधीय गन्ना जो है वह क्या करता था, उसको जब यहाँ से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से लाकर उत्तर भारत में उसको उगाया गया तो वह इस जलवायु में कम उपज देने लगा, ठीक है। जहाँ जितना उपज वहां पर देता था उतना उपज यहाँ पर नहीं दिया। तो इसके लिए क्या किया गया, उष्णकटिबंधीय गन्ने के उत्तम लक्षणों को भारतीय गन्ने में स्थानांतरित करने के लिए इन दोनों के मध्य क्रॉस करा दिया गया, संकरण करा दिया गया। इसी संकरण को बोला जाता है भारतीय गन्ने का नोबलीकरण। इसी संकरण को क्या बोला जाता है, भारतीय गन्ने का नोबलीकरण, नोबलाइजेशन ऑफ शुगर केन। तो याद रखिएगा, जब भारतीय गन्ने सैकरम बारबेरी का क्रॉस उष्णकटिबंधीय गन्ने सैकरम ऑफिसिनेरम से कराया गया तो इसी क्रॉस को बोला जाता है नोबलाइजेशन ऑफ शुगर केन। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि भारतीय गन्ना बहुत अधिक कठोर था, बहुत कम उपज वाला था, लेकिन उष्णकटिबंधीय गन्ना बहुत अधिक उपज वाला था, बहुत कम रस वाला, बहुत अधिक रस वाला, कम रेशे वाला था, जिसका तना भी मोटा और छिलका मुलायम था। परंतु उष्णकटिबंधीय गन्ना को जब भारत में लाकर उगाया गया तो यहाँ की जलवायु में वह कम उपज देने लगा। इसलिए उष्णकटिबंधीय गन्ने के उत्तम लक्षणों को भारतीय गन्ने में भेजने के लिए, स्थानांतरित करने के लिए इन दोनों के मध्य संकरण कराया गया। इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को बताता है भारतीय गन्ने का नोबलीकरण, ठीक है। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गन्ने का प्रजनन का उद्देश्य बताइए, ठीक है। गन्ने के प्रजनन का उद्देश्य बताइए, और यह भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर मैं गन्ने का बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं किसका बता रहा हूँ, गन्ने का बता रहा हूँ। लेकिन आप लोगों से किस चीज का पूछ सकता है, किसी भी क्रॉप का पूछ सकता है, बोल देगा कि राइस का ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव बताओ, ठीक है, क्या प्रजनन का उद्देश्य है। मेज का, sorghum का, पिरल मिलेट का, पल्स का पूछ देगा, पिजन पी का पूछ देगा, उड़द बीन का, मूंग बीन का पूछ देगा, ग्राउंड नट का पूछ देगा, कॉटन का पूछ देगा। तो किसी का भी पूछ सकता है। तो आप लोगों को सभी का याद रखना है, ठीक है, आप लोगों को सभी का याद रखना है। और सभी में कुछ चीजें ऐसी जो कॉमन है, जो कि मैंने सभी लेक्चर में बताया हुआ है। आप लोग पीछे का लेक्चर जाकर देख सकते हैं, लिंक में सबका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसका उद्देश्य। तो गन्ने का प्रजनन का उद्देश्य, तो इसका पहला उद्देश्य अधिक उपज। अधिक उपज कोई भी क्रॉप रहे, यदि उसका ऑब्जेक्टिव पूछा है तो आप लोग आंख बंद करके उसमें पढ़ा लिखेंगे हाई यील्डिंग, मतलब अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए के उद्देश्य से प्रजनन, ठीक है। तो इसमें अधिक उत्पादन कैसे प्राप्त होगा, तो जब तने की लंबाई और मोटाई अधिक होगी तो उससे हमें उत्पादन अधिक प्राप्त होगा। प्रति पौधे पिराई योग्य गन्ने की संख्या अधिक होगी तो हमें अधिक उपज प्राप्त होगा। प्रत्येक गन्ने का ताजा भार अधिक होगा तो हमें अधिक उत्पादन प्राप्त होगा। मध्यम से उच्च सुक्रोज, मतलब सामान्य से अधिक सुक्रोज की मात्रा रहेगी तो हमें अधिक उत्पादन प्राप्त होगा, और जल्दी परिपक्वता रहेगी तो हमें अधिक उपज प्राप्त होगा, ठीक है। तो यह था भारतीय गन्ने,
गन्ने का प्रजनन का पहला उद्देश्य कि हमें अधिक उपज प्राप्त हो। फिर दूसरा था मध्यम से उच्च सुक्रोज प्राप्त हो, जल्दी परिपक्वता वाला हो। चलिए आगे देखते हैं। अगला उच्च रेटोनिक क्षमता वाला हो, इसके लिए भी हम लोग प्रजनन करते हैं। अब बात आती है राइटोनिक क्या होता है। पेड़ी जानते होंगे आप लोग। राइटोन मतलब होता है पेड़ी। क्या होता है राइटोन मतलब पेड़ी, मतलब ऊख जो होता है, गन्ना जो होता है, इसके ये पौधा है, ठीक है, यह मिट्टी है, यहाँ से गन्ना निकला हुआ है, ठीक है, गन्ना यहाँ से निकला है, इधर इसकी जड़ है। तो इस गन्ने को थोड़ा सा ऊपर से काट देंगे, काट कर खेत में छोड़ देंगे, इसकी कुड़ाई निराई गुड़ाई कर देंगे, अच्छे से इसको खाद पानी दे देंगे, तो यहाँ से एक नया गन्ना निकलेगा अगली वर्ष। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है राइटोनिक, पेड़ी बोला जाता है इसको हिंदी में, ठीक है, गांव में सामान्य भाषा में इसको पेड़ी बोला जाता है। तो राइटोनिंग एक कृषि पद्धति है जिसमें एक बीजपत्री फसल की कटाई करने के लिए जमीन के ऊपर के हिस्सों को काट दिया जाता है, परंतु जड़ें और बहुलती हुई प्ररोह शाखाओं को छोड़ दिया जाता है ताकि अगली ऋतु में पुनः विकसित हो सके और नई फसल उत्पन्न हो सके। इसके लिए अगला है, ये भी देखिए इसका उद्देश्य मैं बता रहा हूँ गन्ने का, ठीक है, उच्च राइटोनिंग क्षमता हो। अगला डिजीज रेजिस्टेंस, जो कि सभी में आप लोगों को यूज करना, डिजीज रेजिस्टेंस। अर्ली मेच्योरिटी भी सभी में यूज करना, जो मैंने पीछे बता दिया। तो डिजीज रेजिस्टेंस सभी में यूज करना है, और सिर्फ उसका जो भी क्रॉप रहेगा उसका 2-3 डिजीज का नाम आप लोग को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें रेड रॉट, रूट रॉट, रस्ट, स्मट, विल्ट, मोजेक, इस प्रकार के डिजीज लगते हैं गन्ने में। तो इन सभी से बचने के हम लोग ऐसी प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करेंगे पादप प्रजनन के द्वारा, जो इन सभी रोगों के प्रति क्या हो, प्रतिरोधी हो। अगला इंसेक्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसमें टॉप शॉट बोरर, अर्ली शूट बोरर, कैन बोरर, मीली बग, इस प्रकार के क्या लगते हैं, इंसेक्ट लगते हैं, इस प्रकार के पेस्ट लगते हैं। इन सभी के नियंत्रण के लिए हमें ऐसी वैरायटी विकसित करना पड़ेगा पादप प्रजनन के द्वारा, जो क्या हो, इन सभी रोगों के प्रति, इन सभी कीटों के प्रति प्रतिरोधी हो, ठीक है। आगे देखते हैं रेजिस्टेंस फॉर अबायोटिक स्ट्रेस, ठीक है। अबायोटिक स्ट्रेस के प्रति क्या हो, रेजिस्टेंस हो, मतलब सूखा यदि कभी पड़ जाए तो उसके प्रति हमारे जो गन्ना है वह क्या हो, अनुकूल हो। कभी लवणता ज्यादा हो गए तो उसके प्रति अनुकूल हो, अम्लता हो तो उसके प्रति अनुकूल हो, क्षारीयता हो तो उसके प्रति अनुकूल हो, बाढ़ आ जाए तो उसके प्रति भी अनुकूल। ऐसा ना कि बाढ़ आ जाए तो गन्ना सूख जाए, हमें अनुकूल गन्ना चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रजनन के उद्देश्य से इस प्रकार का गन्ना तैयार करेंगे। उच्च तापमान को सहने वाला हम लोग गन्ने की वैरायटी को तैयार करेंगे। मतलब कहने के है कि हम लोग ऐसी वैरायटी को तैयार करेंगे जो अबायोटिक स्ट्रेस को भी सहनशील कर लेता हो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, पादप प्रजनन की उपलब्धियां बताइए, ठीक है। पादप प्रजनन की क्या उपलब्धि है उसको बताना है, और यह भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पादप प्रजनन की उपलब्धि, ठीक है। अचीवमेंट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग क्वेश्चन है, बार बार पूछ देता है अचीवमेंट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, और यह क्वेश्चन शायद आपकी सीरीज में भी दिया हुआ है, ठीक है। यह आपकी सीरीज में भी दिया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन मैं छोटा छोटा आप लोग बताऊंगा और आपको समझ में आना चाहिए, इस प्रकार से मैं बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पादप प्रजनन की क्या उपलब्धि है। तो पादप प्रजनन के द्वारा जंगली पौधों को कृषि योग्य बनाया गया, ठीक है। पादप प्रजनन जो है, प्लांट ब्रीडिंग है, इसके द्वारा जंगली पौधे जो है उनको कृषि के योग्य बनाया गया। क्योंकि पहले के समय में जो भी पौधे थे, जो भी आज के समय में हम लोग पौधे जिनको हम लोग खेती करते हैं, ये सब क्या थे, पहले जंगली पौधे थे। इनको क्या किया गया, पादप प्रजनन के द्वारा कृषि योग्य बनाया गया, और इस प्रकार इन्हें परिवर्तन कर दिया गया कि अब यदि किसी से बोलेंगे कि यह सब जंगल से आया हुआ पौधा है, जंगली खरपतवार है, तो कोई मानेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि इस प्रकार से इनमें चेंजेस कर दिया गया। और वह चेंज किस प्रकार से आया, तो प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा आया। अगला है उपज में लगातार वृद्धि, ठीक है। इसका उपलब्धि यह किया है कि पादप प्रजनन के द्वारा हम लोग को लगातार उपज में वृद्धि हो रही है, ठीक है। ऐसा माना गया है कि सन 1952 से 57 तक भारत में गेहूं की जो उपज थी वह 6.6 क्विंटल पर हेक्टेयर थी। कितना थी, 6.6 क्विंटल पर हेक्टेयर थी। लेकिन आज के समय बढ़कर वह कितना हो गई है, 27.1 क्विंटल पर हेक्टेयर हो गई है, ठीक है। उससे भी ज्यादा हो गई है, ये तो बहुत कम दिखा रहा है, ठीक है, तो इससे भी ज्यादा हो गई है, ठीक है। तो पहला मैंने बताया कि पादप प्रजनन द्वारा जंगली पौधों को कृषि पौधों में परिवर्तित कर दिया गया। दूसरा है कि भारतीय गन्ने का नोबलीकरण, जो कि मैंने आप लोगों को पीछे पढ़ाया था, भारतीय गन्ने का नोबलीकरण, यह बहुत ही महान उपलब्धि प्लांट ब्रीडिंग के इतिहास में, ठीक है। यह क्या होता था, भारतीय गन्ने का नोबलीकरण क्या है, तो इसमें जो है वह सैक्रम बारबेरी, जो कि भारतीय गन्ना है, इसका क्रॉस उष्णकटिबंधीय गन्ने सैक्रम ऑफिसिनेरम से कराया गया, ताकि सैक्रम ऑफिसिनेरम के लक्षणों को भारतीय गन्ने में स्थानांतरित किया जा सके, जिससे यहाँ पे भी गन्ने को अधिक उपज प्राप्त हो सके, कम रेशे वाला और उच्च उपज देने की क्षमता वाली वैरायटी को विकसित किया जा सके। इसके लिए इन सभी का क्रॉस कराया गया, जिसको भारतीय गन्ने का नोबलीकरण बोला जाता था। इसके बाद उपज में लगातार वृद्धि हो रही है। यह भी गत 25 वर्षों से पादप प्रजनन द्वारा फसलों की उपज में बहुत ही ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। यह सब किसके माध्यम से हुआ है, यह सब पादप प्रजनन के माध्यम से हुआ है। अगला है
उच्च उपज देने वाली अर्धबौनी किस्मों का विकास किया गया। ठीक है, उच्च उपज देने वाली अर्धबौनी किस्मों का विकास किया गया। अर्धबौनी किस्मों का मतलब होता है सेमी ड्वार्फ वैरायटी। ठीक है, तो ऐसी वैरायटी को विकसित किया गया जो छोटे, पहले के समय में क्या होता था कि गेहूं का जो पौधा है, धान का जो पौधा है, वो 5-5, 7-7 फीट के होते थे। ठीक है, और उपज जो होता था वह कम होता था। तो यह उपज, क्योंकि जो भी उसको मटेरियल मिलता था, जो भी उसको पोषक तत्व मिलते थे, वह सब लंबाई में ले लेता था, उपज कम हो जाता था। लेकिन उसको क्या किया गया कि सेमी ड्वार्फ वैरायटी में कन्वर्ट किया गया। मतलब क्या किया गया कि अर्धबौनी जातियों में विकसित किया गया, उसको परिवर्तित किया गया। तो सबसे पहले क्या किया गया, इसको उच्च उपज देने वाली अर्धबौनी किस्मों का विकास किया गया। गेहूं की सेमी ड्वार्फ वैरायटी को डॉक्टर N.E. बॉरलाग, नॉर्मन ई बॉरलाग और उनके जो साथी, उन्होंने ड्वार्फ जीन के स्रोत के रूप में जापानी जाति नोरिन 10 का प्रयोग किया। ठीक है, किसका प्रयोग किया? एक जापानी जाति थी गेहूं की, नोरिन 10। पूछता है एग्जाम में नोरिन 10 क्या है, तो याद रखिएगा यह एक गेहूं की ड्वार्फ वैरायटी है जिसको किसने विकसित किया था, तो जिसको डॉक्टर N.E. बॉरलाग एवं उनके साथियों ने विकसित किया था। ठीक है, कहां पर? मैक्सिको में। याद रखिएगा कि प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा ऐसी वैरायटी को विकसित किया गया जो अर्धबौनी जाति की हो और अधिक उत्पादन देने वाली हो। इसको डॉक्टर नॉर्मन ई बॉरलाग एवं उनके साथियों ने CIMMYT, जिसका पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इंप्रूवमेंट, मैक्सिको में विकसित किया था। इन्होंने अर्धबौनी जाति में बौनापन जीन जो है, ड्वार्फिंग जीन जो है, उसके स्रोत के रूप में जापानी जाति नोरिन 10 का यूज किया था। इसके बाद ICR ने सन 1963 में CIMMYT, इसका नाम फिर से मैं बता रहा हूं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इंप्रूवमेंट से कई बौने चयन पुरस्स्थापित किए। कल्याण सोना एवं सोनालिका का चयन इस तरह से करके दोनों जातियों को भारत में विकसित किया गया। ठीक है, और कल्याण सोना और सोनालिका जो है, एक समय ऐसा था कि यह भारत में बहुत ही प्रसिद्ध रही है। आप लोग किसी से पूछेंगे कल्याण सोना गेहूं की वैरायटी के बारे में, तो सब लोग लगभग जानते होंगे पुराने जमाने के। ठीक है, तो इस प्रकार पादप प्रजनन की एक उपलब्धि है कि इसके द्वारा ड्वार्फिंग वैरायटी को विकसित किया गया। इसमें मैंने नोरिन 10 के बारे में बताया और 1 नंबर में नोरिन 10 पूछता है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो पादप प्रजनन की उपलब्धि किया भी कि रोग व कीट प्रतिरोधी किस्मों को विकसित किया गया। पादप प्रजनन के द्वारा ऐसी किस्मों को विकसित किया गया, सभी क्रॉप में इस प्रकार की किस्मों को विकसित किया गया जो रोगों और कीटों के प्रति प्रतिरोधी हो, जिसमें कीट और रोग नहीं लगते हो, ऐसे किस्मों को विकसित किया गया पादप प्रजनन के द्वारा। तो इतना सब कुछ उपलब्धि है पादप प्रजनन की। अभी और भी उपलब्धियां हैं जो कि मैं अभी आप लोगों को आगे बताऊंगा। ठीक है, भारत में सबसे पहले संकर ओज का उपयोग कपास में संकर जाति गॉसिपियम हिर्सुटम को C.T. पटेल ने गुजरात कृषि विश्वविद्यालय द्वारा व्यापारिक स्तर पर करने के लिए 1970 में विकसित किया था। ठीक है, तो क्या किया गया कि कपास जो है उसमें गॉसिपियम हिर्सुटम जो था उसके जातियों को संकर कराकर व्यापारिक स्तर पर उत्पादन के लिए इसको विकसित किया गया। यह सब किसकी देन है? तो यह सभी प्लांट ब्रीडिंग की देन है। ठीक है, तो गॉसिपियम हिर्सुटम का क्रॉस किससे कराया गया था उसमें? तो गॉसिपियम हिर्सुटम का क्रॉस गॉसिपियम बारबेडेंस के साथ कराया गया था। जिससे कौन कौन सी वैरायटी प्राप्त हुई? तो DH7 वैरायटी एक प्राप्त हुई थी, GCOT वैरायटी प्राप्त हुई थी, DH9 वैरायटी प्राप्त हुई थी। यह सब वैरायटी जो थी यह व्यापारिक स्तर पर अधिक उत्पादन देने वाली थी। इस वैरायटी को विकसित किया गया किसके द्वारा? तो पादप प्रजनन के द्वारा ही ऐसी वैरायटी को विकसित कर पाया गया। ठीक है, उसके बाद ज्वार बाजरा मक्का में उच्च उपज देने वाली संकर जातियों को भी विकसित किया गया। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य था। इसमें CSH2, CSH3, CSH4, CSH5 इस प्रकार से करके 11 तक की किस्में विकसित की गई थी। ठीक है, किसकी? तो ज्वार की। किसकी? ज्वार की। CH1 से लेकर CH11 तक की किस्में विकसित की गई थी पादप प्रजनन के द्वारा। फिर बाजरे में PHB 10, PHB 14, BJ 104, B के 506 किस्में विकसित की गई थी। ये सब किसके द्वारा हो पाया? तो ये सब पादप प्रजनन के द्वारा हो पाया। मतलब आप लोग सीधे समान भाषा में लिखेंगे कि पादप प्रजनन के द्वारा हमने ज्वार बाजरा मक्का में उच्च उपज देने वाली संकर जातियों को भी विकसित कर लिया। ठीक है, अगला पॉइंट है कृषि मशीनीकरण में भी सहायक। ठीक है, तो यह क्या हुआ? पादप प्रजनन कृषि मशीनीकरण में भी सहायक हुआ। अब आप लोग सोचेंगे कि यह कृषि मशीनीकरण में किस प्रकार सहायक हुआ, तो आप लोग सुनिएगा कि कृषि मशीनीकरण के लिए पादप प्रजनन सहायक हुआ, क्योंकि ज्वार जो थी, ज्वार की बौनी किस्मों के विकास से उसकी कटाई जो मशीन से भी की जाती है। कंबाइनर आप लोग जानते होंगे, जिसको आप लोग हार्वेस्टर बोलते हैं, उसको कंबाइनर बोला जाता है। तो कंबाइनर क्या होता है, हार्वेस्टर क्या होता है, यह भी जान लीजिए। हार्वेस्टर वो होता है जो सिर्फ फसलों को काटता है। कंबाइनर वो होता है जो फसलों को काटता भी है, कटाई भी करता है, मड़ाई भी करता है और उसकी ओसाई भी करके सब कुछ करके दे देता है, उसको बोलते हैं कंबाइनर। जो कटाई करके देता है उसको बोलते हैं हार्वेस्टर। ठीक है,
तो प्लांट ब्रीडिंग जो है कृषि मशीनरीकरण में भी लाभदायक सिद्ध हुआ, क्योंकि इसकी वजह से जो है पौधे की छोटी छोटी वैरायटियां आ गई, छोटे कम लंबाई वाले पौधे आ गए जिसको मशीन से भी कटवा जा सकता है, जिससे मशीनों को भी लाभ होगा, जिससे मशीन भी चलने के लिए उपयुक्त तो रहेंगी। ठीक है, अगला है वरण किसे कहते हैं, सिलेक्शन। सिलेक्शन किसे कहते हैं, व्हाट इज सिलेक्शन। समूह वरण मतलब मास सिलेक्शन, और शुद्ध वंशक्रम मतलब प्योर लाइन सिलेक्शन के बारे में बताना है। चलिए देखते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी अपने आप में। तो सबसे पहले जान लीजिए कि सिलेक्शन क्या होता है। सिलेक्शन को बोला जाता है वरण, क्या बोला जाता है, वरण चयन, वरण चयन सिलेक्शन। ठीक है, इसको बोला जाता है। ठीक है, तो किसी पादप समष्टि में, समष्टि का मतलब झुंड, समष्टि मतलब झुंड, तो किसी पादप समष्टि में विभिन्न जीन प्रारूपों की जो जनन दर होती है, जनन की दर वो भिन्न भिन्न होती है, जिससे विविधतापूर्ण समष्टि का निर्माण होता है। इस विविधतापूर्ण समष्टि में से उत्कृष्ट लक्षण वाले पौधे को छांटकर अलग करना तथा उनकी बीजों से अगली पीढ़ी उगाने की प्रक्रिया को ही सिलेक्शन कहते हैं। अब इसका मतलब क्या समझिएगा ध्यान से, क्या बोला, किसी पादप समष्टि में विभिन्न जीन प्रारूपों की जो जनन दर होती है भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं 1 किलो गेहूं का बीज लाया, ठीक है, उसको मैंने बुआई की, उसकी मैंने बुआई कर दी, तो उससे क्या हुआ कि उसके बीज जो निकले उसमें से जो पौधा निकला, कोई लंबा निकला, कोई छोटा निकला, कोई लंबा निकला उसकी बालियां जो है लंबी निकली, ठीक है, कोई लंबा निकला उसकी बालियां जो है छोटी निकली, कोई कम उपज वाला होता है, कोई छोटा पौधा उसमें उपज अच्छा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से जो उत्कृष्ट लक्षण वाला, जो अधिक उत्पादन वाला है और उच्च क्वालिटी वाला है, गुणवत्ता वाला है, उस पौधे को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। पौधे को सिलेक्ट करके इसके बीजों को क्या करेंगे, अलग करेंगे, इनके बीजों को अलग करेंगे। इन बीजों से अगले पीढ़ी में पौधे उगाने की प्रोसेस को बोला जाता है सिलेक्शन। क्या बोला जाता है, सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या होता है, एक बार फिर से देखिएगा। तो किसी पादप समष्टि में विभिन्न जीन प्रारूपों की जो जनन दर होती है भिन्न भिन्न होती है, मतलब जो भी पौधे के बीज रहेंगे उनका जो जीन होगा, उनका जनन द्रव्य होगा वह भिन्न भिन्न होगा। कोई पौधा बड़ा होगा, कोई पौधा छोटा होगा, कोई लंबा होगा, किसी में ज्यादा लंबी बाली लगेगी, किसी में छोटी लगेगी। तो वही बोल रहा है, किसी पादप की समष्टि मतलब झुंड में विभिन्न जीन प्रारूपों की जनन दर भिन्न भिन्न होती है, जिससे विविधतापूर्ण समष्टि का निर्माण होता है। विविधतापूर्ण समष्टि मतलब वही होता है, कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई लंबा, कोई मोटा, इस प्रकार की समष्टि का निर्माण होता है। इस विविधतापूर्ण समष्टि में से, इस झुंड में से उत्कृष्ट लक्षण वाले, सुपीरियर करेक्टर वाले, सुपीरियर लक्षण वाले पौधे को छांटकर अलग करेंगे और उसके बीजों से अगली पीढ़ी उगाएंगे। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है सिलेक्शन। अब यह स्टोर बीज को आप याद रखिएगा, इसकी बीज को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे और अगली पीढ़ी में उगाएंगे, उसको बोला जाता है सिलेक्शन। अब मास सिलेक्शन क्या होता है, तो मास सिलेक्शन क्या होता है, याद रखिएगा, जब विविधतापूर्ण समष्टि में से उत्कृष्ट एवं एक समान पौधे का वरण करके इनके बीजों को एक समूह में मिश्रित कर लेते हैं, तो इस विधि को समूह वरण बोलते हैं। ठीक है, जैसे सुनिएगा, जैसे क्या किया जा रहा है कि उत्कृष्ट लक्षण वाले जो पौधे हैं, ठीक है, उनके बीजों को लेकर, उनके जैसे एक पौधा यहाँ पर, 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 इसके बीजों को अलग रखा जाएगा, इसके बीजों को अलग रखा जाएगा, इसके बीजों को अलग रखा जाएगा, इसके अलग रखा जाएगा, इसको अलग रखा जाएगा। इस प्रकार अलग अलग रख के अलग अलग इनको उगाया जाएगा, अलग अलग उगाया जाएगा। तो इसको बोलते हैं प्योर लाइन सिलेक्शन। और इन सभी बीजों को एक साथ मिश्रित कर लिया जाएगा, एक साथ मिला लिया जाएगा, मिलाने के बाद पौधे को उगाया जाएगा, तो उसको बोल लिया जाता है मास सिलेक्शन। तो मास सिलेक्शन यही होता है, फिर से देख लीजिएगा मास सिलेक्शन। मास सिलेक्शन बोलता है कि जब विविधतापूर्ण समष्टि में से उत्कृष्ट एवं एक समान पौधे का वर्ण करके इनके बीजों को एक समूह में मिश्रित कर लेते हैं, तो इस विधि को समूह वर्ण बोलते हैं। और प्योर लाइन सिलेक्शन क्या बोलता है, प्योर लाइन सिलेक्शन बोलता है कि जब विविधतापूर्ण समष्टि में उत्कृष्ट पौधे का वर्ण करके इनके बीजों को अलग अलग एकत्रित कर लेते हैं, वह इनसे एकल पादप संतति उगाते हैं, तो इसे शुद्ध वंशक्रम कहते हैं। एकल पादप संतति मतलब अलग अलग इनसे बीज उगाते हैं, तो उसको एकल पादप संतति कहते हैं। तो फिर से देख लीजिएगा आप लोग, अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और याद रखिएगा क्या होता है। तो फिर से सुन लीजिए, सिलेक्शन क्या होता है, तो जब विविधतापूर्ण समष्टि में, जब किसी पादप किस्म को उगाया जाता है, तो प्रत्येक पादप की जो जीन होते हैं उनके जनन दर जो होती है भिन्न भिन्न होती है, जिससे विविधतापूर्ण समष्टि का निर्माण होता है। उस समष्टि में से उत्कृष्ट लक्षण वाले पौधे को छांटकर उनसे नए पौधे उगाने की प्रक्रिया को बोला जाता है सिलेक्शन। उनसे जो भी उत्कृष्ट लक्षण वाले पौधे हैं, जैसे मान लीजिए मैंने 5 पौधा ले लिया, ठीक है, इसका यह उत्कृष्ट लक्षण वाला, यह भी उत्कृष्ट लक्षण वाला, यह भी अच्छा लक्षण वाला, यह भी अच्छा लक्षण वाला, यह भी अच्छा लक्षण वाला है, ठीक है। इनके बीजों को क्या करेंगे, अलग अलग स्टोर करेंगे। इस पौधे का बीज यहाँ पर, इस पौधे का बीज यहाँ पर, इसका यहाँ पर, इसका यहाँ पर और इसका यहाँ पर। इस पौधे से जो बीज प्राप्त होगा इसको हम लोग अलग उगाएंगे, इस पौधे से प्राप्त बीज को अलग उगाएंगे, इस पौधे से प्राप्त बीज को हम लोग अलग जगह उगाएंगे, इसको अलग उगाएंगे, इसको भी अलग उगाएंगे। तो यह अलग अलग जब उगाएंगे तो इसको बोला जाएगा प्योर लाइन सिलेक्शन, ठीक है।
अब मास सिलेक्शन क्या होता है, यह जो बीज है इन सभी बीजों को एक ही साथ एक ही मिलाकर क्या किया जाएगा, इनकी बुआई कर दी जाएगी, तो उसको बोला जाता है मास सिलेक्शन। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं अच्छी समझ में आ गया होगा प्योर लाइन सिलेक्शन और मास सिलेक्शन। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है पादप पुनर्स्थापन को परिभाषित कीजिए, फसल सुधार में इसके महत्व की विवेचना कीजिए। ठीक है, पादप पुनर्स्थापन या प्लांट इंट्रोडक्शन को परिभाषित कीजिए, फसल सुधार में इसके महत्व को विवेचना कीजिए। तो जब किसी पादप किस्म को उसके पुराने भौगोलिक क्षेत्र से लाकर किसी नए भौगोलिक क्षेत्र में पहली बार उगाया जाता है तो इस प्रक्रिया को पादप पुनर्स्थापन कहा जाता है। कहने का मतलब यह है, मैंने एग्जांपल दिया था आप लोगों को, यहाँ से है मध्य प्रदेश, यहाँ पर है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से कोई वैरायटी लाकर उत्तर प्रदेश में हम लोग पहली बार उगाएंगे तो इस मध्य प्रदेश से लाकर उत्तर प्रदेश में पहली बार उगाने की प्रक्रिया को ही बोला जाता है प्लांट इंट्रोडक्शन। प्लांट इंट्रोडक्शन दो प्रकार का होता है, प्राइमरी प्लांट इंट्रोडक्शन, सेकेंडरी प्लांट इंट्रोडक्शन। तो हम मध्य प्रदेश से लाकर यह जो वैरायटी उत्तर प्रदेश में उगाएंगे, यह वैरायटी यहाँ से लाएंगे तो यहाँ के वातावरण के अनुकूल होगी यदि यह वैरायटी, तो इसमें बिना कोई परिवर्तन के उगा देंगे, उगाने के बाद किसानों को वितरित करेंगे, तो इसको बोला जाएगा प्राइमरी प्लांट इंट्रोडक्शन। और यहाँ से वैरायटी लाकर यहाँ पर हमको उगाना, लेकिन यह जो वैरायटी है यह यहाँ के वातावरण के अनुकूल नहीं है, तो इस वैरायटी का यहाँ से यहाँ के स्थानीय किस्म से क्रॉस कराएंगे, क्रॉस कराने के बाद जो प्राप्त वैरायटी होगा उसको किसानों को वितरित करेंगे, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है सेकेंडरी प्लांट इंट्रोडक्शन। तो चलिए देखते हैं, दोनों मैंने बस समझा दिया, आप देख लेते हैं। तो जब किसी पादप किस्म को उसके पुराने भौगोलिक क्षेत्र से लाकर नए भौगोलिक क्षेत्र में पहली बार उगाया जाता है तो इस प्रोसेस को बोला जाता है पादप पुनर्स्थापन। जैसा मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश से लाकर उत्तर प्रदेश में पहली बार उगाएंगे। ठीक है, किसी जीन प्रारूप को किसी नए वातावरण में उगाने की क्रिया को पूरा पादप पुनर्स्थापन कहते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। कोई भी जीन प्रारूप होगा उसको नए स्थान पर वातावरण में उगाएंगे तो उसको बोलते हैं पादप पुनर्स्थापन। यह दो प्रकार का होता है, प्राथमिक पुनर्स्थापन, द्वितीयक पुनर्स्थापन। तो प्राथमिक पुनर्स्थापन क्या होता है, जब पुनर्स्थापित किस्म नए भौगोलिक क्षेत्र के वातावरण में अनुकूलित होता है तो इसमें बिना कोई परिवर्तन किए किसानों को वितरित कर दिया जाता है, तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है प्राइमरी प्लांट इंट्रोडक्शन। और जब पुनर्स्थापित किस्म नए भौगोलिक क्षेत्र के वातावरण में अनुकूलित नहीं होती है तो इसमें सिलेक्शन करके उसका स्थानीय किस्म से क्रॉस कराया जाता है, क्रॉस कराकर प्राप्त किस्मों को किसानों को वितरित किया जाता है, तो इसको बोला जाता है द्वितीयक प्लांट इंट्रोडक्शन। क्या बोला जाता है इसको, द्वितीयक प्लांट इंट्रोडक्शन। समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में, एक बार देख लीजिए फिर से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यह भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से सुन लीजिएगा, मैंने क्या बताया कि जब किसी पादप किस्म को किसी नए भौगोलिक क्षेत्र से लाकर किसी पादप किस्म को किसी पुराने भौगोलिक क्षेत्र से लाकर किसी नए भौगोलिक क्षेत्र में पहली बार उगाते हैं, कितनी बार उगाते हैं, कौन सी बार, पहली बार। मतलब कि यह जो किस्म रहेगा यहाँ पर पहले कभी नहीं उगाया रहेगा, तो इसको बोल देते हैं क्या, प्लांट इंट्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ से लाकर यहाँ पर पहली बार उगाएंगे तो इसको बोलेंगे प्लांट इंट्रोडक्शन। और यह दो प्रकार का होता है, प्राइमरी प्लांट इंट्रोडक्शन, सेकेंडरी प्लांट इंट्रोडक्शन। तो जब यहाँ से वैरायटी को लेकर जाकर यहाँ पर उगा रहे हैं तो यह जो वैरायटी है यह यहाँ का जो क्लाइमेट है इस क्लाइमेट के अनुकूल है, यहाँ के वातावरण के अनुकूल होगा, तो इसको क्या करेंगे, इसको उगाकर किसानों को सीधे वितरित कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन जब यही वैरायटी को यहाँ से हम लोग यहाँ पर लेकर जाएंगे और यहाँ की जो क्लाइमेट है इस वैरायटी के अनुकूल नहीं रहेगी तो इसको क्या करेंगे, इसमें सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन मैंने पहले आप लोग बताया, इससे पहले क्या होता है, सिलेक्शन करने के बाद क्या करेंगे, वहां का जो स्थानीय किस्म है उससे इसका क्रॉस कराएंगे, तो यह भी यहाँ के क्लाइमेट के अनुकूल हो जाएगा। तो क्रॉस कराने के बाद जो भी वैरायटी प्राप्त होगी उसको किसानों को वितरित करेंगे, तो इसको बोला जाता है सेकेंडरी प्लांट इंट्रोडक्शन। क्या बोला जाता है, सेकेंडरी प्लांट इंट्रोडक्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और इसको लेक्चर के माध्यम से देखेंगे, छोटा सा है क्वेश्चन है, परागण क्या होता है। ठीक है, या परागण के प्रकार बताइए। तो परागण देखिए दो प्रकार का होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, तो जब किसी पुष्प के परागकोश से उसी फूल के वर्तिकाग्र पर पराग कणों के पहुंचने की क्रिया होती है तो उसी को बोलते हैं स्वपरागण। ठीक है, जब पुष्प के परागकोश उसी फूल के वर्तिकाग्र पर पराग कणों से पहुंचने की क्रिया स्वपरागण कहलाती है। ठीक है, कोई पुष्प है, ठीक है, कोई पुष्प है, इस पुष्प के जो पराग कण हैं, परागकोश हैं, यह क्या करेंगे, आपस में ही क्या करेंगे, क्रॉस कर लेंगे, आपस में ही स्वपरागण कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, क्रॉस कर लेंगे, तो इसको बोला जाता है स्वपरागण। यह कैसे होता है, जब इसका जो परागकोश है उसी फूल के वर्तिकाग्र पर चला जाएगा तो यह इससे क्या होगा, इनका संकरण हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, तो वह क्रिया जिसमें एक पुष्प के परागकोश से पराग कर दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है उसको परपरागण बोलते हैं। वह क्रिया जिसमें एक पुष्प के परागकोश से परागकण
दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिक आकार पर पहुंच जाता है उसको पर परागण कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें एक पुष्प के परागकण उसी परागकण के दूसरे पुष्प के पौधे पर वर्तिक आकार पर पहुंच जाता है तो उसको बोलते हैं स्वपरागण। पर परागण स्वपरागण क्या होता है मैंने बता दिया। उम्मीद करते हैं यार जितना भी मैंने आप लोग को क्वेश्चन बताया अच्छे समझ में आ गया होगा। और यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगा है वीडियो बनाने में आज, और इसको मैं 2 बजे से उठ के लिख रहा था सोच सोच के, ठीक है, तो बहुत ज्यादा मेहनत लगा है इस वीडियो को बनाने में। और यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है तो रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ दे सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन आप लोग को किसी भी सब्जेक्ट से, आल सब्जेक्ट कोई भी हो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो या ना हो, ठीक है, आप लोग इस नंबर से मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं कोई भी डाउट हो किसी भी सब्जेक्ट से। और आप लोगों के साथ हमेशा बने रहेंगे, और एग्जाम के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों का एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। हमारा प्यार और आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। धन्यवाद। जय हिंद।